हेलो डियर स्टूडेंट, व्हीट स्टेम बोरर के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उससे पहले हमने डिस्कस किया था ग्राम पोड बोरर के बारे में। पहली वाली क्लास में ग्राम पोड बोरर और लोकस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था और आज हमारी क्लास के अंदर किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? गेहूं का तना छेदक यानी कि लेपिडोप्टेरा गण के अंतर्गत हमने बात किया है आर्मीजेरा हेलिकोर्पा के बारे में और कोलियोप्टेरा के अंदर लोकस्ट आ गया। और उसके बाद में हमने उससे पहले हमने क्या किया था, व्हाइट ग्रब के बारे में और कातरा के बारे में डिस्कस किया था। 5वें नंबर का इंसेक्ट है और ये शायद रवि सीजन का इंसेक्ट है। आपको पता है कि गेहूं स्टेम बोरर जहां पर नाम आपको पता है लग रहा है, तो ये 3-4 इंसेक्ट मैंने खरीफ वाले बताए। अब हमारे चल रहे हैं रवि वाला सेशन वाला हमारा चल रहा है और उसमें हम गेहूं का तना छेदक पढ़ेंगे। और इस गेहूं के तने छेदक में सबसे पहले हम इसके वैज्ञानिक नाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वैज्ञानिक नाम के बारे में क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? वैज्ञानिक नाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और सेसेमिया इन्फ्लोरेसेंस, सीसेमिया इन्फ्लोरेसेंस इसका क्या है? साइंटिफिक नाम है जो इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। गण किसका? इसका लेपिडोप्टेरा गण है। कौन सा गण है? लेपिडोप्टेरा गण है। कुल कौन सी है इसकी? नोक्टियोडी। कुल कौन सा है इसका? नोक्टियोडी। इस कीट को गुलाबी सुंडी के नाम से जाना जाता है। इस कीट को किस नाम से जाना जाता है? पिंक वोलवर्म के नाम से। पिंक वोलवर्म के नाम से जाना जाता है। पिंक वोलवर्म के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, गुलाबी सुंडी के नाम से जाना जाता है। ये याद रखना आपको कि पिंक वोलवर्म के नाम से जाना जाने वाला कीट कौन सा है। उसमें कीट कौन सा है? उसमें कीट आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये है गुलाबी। इसका जो वेस्ट का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है शानदार तरीके से, इसमें 2 विंग्स, इसमें आपको अच्छे से पंख दिखाई दे रहे हैं। 4 पंख, 2 जोड़ी पंख दिखाई दे रही है इसमें, और एंटीना दिखाई दे रहा है और गुलाबी कलर का दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? गुलाबी कलर का दिखाई दे रहा है। इसीलिए तो इसे पिंक वोलवर्म कहते हैं। और इसे व्हीट के स्टेम पर, व्हीट के जो स्टेम वाला भाग होता है, तने वाला भाग होता है गेहूं का, उस पर सबसे ज्यादा तने को खोखला कर देता है ये, और सबसे ज्यादा क्या करता है? तने पर नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला व्हीट का कौन सा पार्ट? तने पर ये सबसे ज्यादा क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। भारतवर्ष में मुख्यतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में, तमिलनाडु में पाया जाता है। भारतवर्ष के मुख्यतः हम बात करें तो यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और तमिलनाडु में पाया जाता है। इसके लक्षण के बारे में बात करें तो प्रौढ़ कीट सफेद से भूरे रंग का 10 से 12 mm लंबा होता है और पंख विस्तार जो होते हैं 18 से 20 mm होता है। पंख विस्तार कितना होता है? 18 से 20 mm विस्तार होता है। अगले पंखों के किनारों में काली लाइनें होती हैं। अगले पंखों के किनारों पर ध्यान रखना, अगले पंखों के किनारों पर काली लाइनें होती है। कौन सी लाइनें होती है? काली लाइनें होती हैं। तो ये याद रखना, अगले पंखों के किनारों पर काली लाइनें होती हैं और पिछले पंख सफेद होते हैं। पिछले पंख कैसे होते हैं? सफेद होते हैं। पोषक पौधों के बारे में हम बात करें, पोषक पौधों के बारे में हम बात करें तो इस कीट का प्रकोप धान, मक्का, गेहूं, जौ, जवार, गन्ना, रागी आदि पर अधिक होता है। इस कीट का प्रकोप सबसे ज्यादा धान पे होता है, उसके बाद में मक्का पे होता है, गेहूं पे होता है, जौ पे होता है, जवार पे होता है और किस पे होता है? गन्ने पे होता है। तो पोषक पौधों के बारे में हम बात करें तो इस कीट का प्रकोप धान, मक्का, गेहूं, जौ, जवार, गन्ना और किस पर होता है? रागी पर अधिक होता है। अब हम बात करें इसके महत्व के बारे में, इसकी सती और महत्व के बारे में देखें। इस कीट की सुंडी हानिकारक अवस्था है जो कि पौधों के तनों में घुसकर क्या करती है? सती पहुंचाती हैं। ये हम बात करें इस कीट की जो सुंडी है, वो हम बात करें कैटरपिलर हैं, वो सबसे हानिकारक अवस्था है। जो हम बात करें पौधों के तनों में घुसकर उसको क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। प्रारंभिक अवस्था में पौधों की मध्य कलिका सूखकर डेट हैट, बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं सूखकर मर्त गोब में परिवर्तित हो जाती है। देखो ये जो स्टेम आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल ब्लैक कलर का हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था में पौधे की मध्य कलिका, जो मध्य कलिका का जो मध्य तना होता है उसमें डेट हार्ट यानी कि मरा हुआ सीना, हृदय,
मरा हर्ट का मतलब हृदय, मरा हुआ हृदय की तरह दिखाई देता है, जिसे मर्त गोप कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। और यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि डेट हर्ट सिम्टम्स, सिम्टम कौन से कीट के होते हैं, तो आपको बताना होना सेसेमिया इन्फ्रेंसेस के, यानी कि व्हीट स्टेम बोरर के या पिंक वॉलवर्म में। याद रखना, यानी कि पौधे की मध्य कलिका जो होती है, मध्य कलिका की जो तना होती है वो क्या हो जाती है, आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इन लक्षणों को हम क्या बोलते हैं, इन लक्षणों को हम क्या कहते हैं, इन्हीं लक्षणों को हम डेट हर्ट कहते हैं, डेट हर्ट, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं मार्तगोप। क्या बोलते हैं इसको, मार्तगोप बोलते हैं। हाँ, तो ये आपको इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, ये इंपॉर्टेंट लक्षण है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे पौधों की बालियां सूखकर और खोखली रह जाती है तथा ये कीट अप्रैल से जुलाई में, ध्यान रखना, जो बालियां होती है वो सूख जाती हैं, तना सूख जाता है और पौधा सूख कर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसमें हम बात करें तो ऐसे पौधों की बालियां सूखी और खोखली रह जाती है और ये कीट अप्रैल से जुलाई, ध्यान रखना कहां पर, अप्रैल से जुलाई, अप्रैल से जुलाई तथा गन्ने पर ये जुलाई से अक्टूबर तक धान पर ये सक्रिय रहता है। अप्रैल से जुलाई और जुलाई से अक्टूबर अलग अलग, जैसे धान पे भी लगेगा, धान पे भी क्योंकि स्टेम बोरर है तो धान पे आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल इसकी लट अवस्था जो है इस तरीके की आपसे डायग्राम में दिखाई दे रही है, शानदार तरीके से अंदर जाकर डेट हर्ट जैसा कर देती है, मर्त गोप के जैसा कर देती है। और ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं वो पिंक वॉलवर्म या व्हीट स्टेम बोरर जो कीट है, सेसेमिया इन्फ्रेंसेस जो हैं वो करता है। तो इसमें ध्यान रखना है। गन्ने पर ये जुलाई में सक्रिय रहता है और गन्ने में ये जुलाई में सक्रिय रहता है और ये कीट अप्रैल से जुलाई, और अप्रैल से जुलाई में किस में रहता है, अप्रैल से जुलाई हम बात करें तो जुलाई में और अक्टूबर में। आपको बता रवि सीजन की क्रॉप जुलाई तो है, क्या है अब गन्ना क्या है, खरीफ में गन्ना लगाते हैं, अप्रैल जुलाई में भी ये सक्रिय रहता है, रवि सीजन में भी सक्रिय रहता है, खरीफ के सीजन में भी सक्रिय रहता है और अक्टूबर तक धान पर क्या रहता है, सक्रिय रहता है। यानी कि नवंबर के अंदर हम बात करें, नवंबर के महीने में ये व्हीट के अंदर क्या रहता है, सक्रिय रहता है। और अक्टूबर के महीने में हम बात करें तो अक्टूबर के महीने में हम बात करें तो गन्ना पर क्या रहता है, सक्रिय रहता है। और ये जुलाई यानी कि खरीफ वाले सेशन वाले जो फसलें हैं उनको भी ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो उत्तरी भारत में, यानी कि उत्तरी भारत कौन से राज्य आएंगे, एक तो राजस्थान आएगा, एक एमपी आएगा, एक यूपी आएगा। ये जितने भी राज्य हैं उत्तरी भारत के, जितने भी राज्य हैं उत्तरी भारत के, नॉर्थन इंडिया जो आती है, नॉर्थन इंडिया में यूपी एमपी राजस्थान आते हैं। यहां पर शुष्क मौसम में यानी कि ड्राई मौसम जो होता है उसमें गेहूं मक्का और ज्वार पर आक्रमण करता है। ध्यान रखना कौन सा, व्हीट स्टेम बोरर तो व्हीट पर ज्यादा करता है, लेकिन ये मक्का कभी भी करेगा और ज्वार पे भी करेगा, सोरगम पर भी करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। उत्तरी भारत में शुष्क मौसम में ये गेहूं मक्का और ज्वार पर आक्रमण करता है। तो इंपॉर्टेंट बात है कि उत्तरी भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं, राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश आता है और गेहूं मक्का और ज्वार पर भी ये क्या करता है, आक्रमण करता है। और ये आक्रमण करता है तो इस तरीके के आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके के सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। लाइफ साइकिल के बारे में हम डिस्कस करते हैं, इसके जीवन चक्र के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके जीवन काल में 4 अवस्थाएं होती है, आपको पता है। एक तो अंडा होता है, अंडा से सूंडी बाहर आती है, एक फ्यूपा होती है और उसके बाद में प्रौढ़ में बदलता है, यानी कि इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोलिसिस पाई जाती है। लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो इस तरीके से वयस्क क्या देता है, अभी मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा। वयस्क क्या देता है, वयस्क अंडा देता है और ये जो अंडे होते हैं ये किस में बदल जाते हैं, सूंडी, कैटरपिलर लार्वा में, सूंडी में बदल जाते हैं, यानी कि लट प्रावस्था में। और ये सूंडी किस में बदल जाती है, फ्यूपा में, और ये फ्यूपा वापस किस में बदल जाता है, वयस्क के अंदर बढ़ जाता है। 4 प्रावस्थाओं से होकर गुजर रही है, इसलिए इसे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। प्रौढ़ मादा पत्तियों तथा पत्तियों के आवरणों पर समूह में पीतांबी सफेद रंग के, याद रखना कहां पर अंडे देती है, लीफ पर, लीफ पर अंडे देगा, ये ध्यान रखना, लीफ पर अंडे देता है, ध्यान रखना। हम बात करें तो प्रौढ़ मादा पत्तियों तथा पत्तियों के आवरणों पर समूह के रूप में
पिताम्बी, पिताम्बी श्वेत रंग के अंडे देती है और मादा अपने जीवन काल में 400 अंडे तक देती है। प्रौढ़ मादा पत्तियों तथा पत्तियों के आवरणों पर समूह के रूप में पिताम्बी श्वेत रंग के अंडे देती है और मादा अपने जीवन काल में 400 तक के अंडे देती है। कितने अंडे देती है? 400 तक के अंडे देती है। अंडों का उष्मयान काल, अंडों का जो हेचिंग पीरियड है वो 7 से 10 दिन का होता है और इस कीट की सूंडी हल्के रंग की होती है। इस कीट की सूंडी हल्के रंग की होती है। कौन से रंग की होती है? हल्के रंग की होती है। याद रखना, कौन से रंग की होती है? हल्के रंग की होती है, जो अंडों से निकलने के बाद में प्रारंभ में लीप शीत को सती पुचाती है। किसको सती पुचाती है? लीप शीत को सती पुचाती है। पूर्ण विकसित सूंडी 25 mm लंबी होती है। ध्यान रखना, पूर्ण विकसित सूंडी कितनी mm लंबी होती है? 25 mm लंबी होती है और लंबी मोतिया भूरे गुलाबी रंग की होती है। कैसी होती है? मोतिया या भूरे गुलाबी रंग की होती है। और इसमें याद रखना, इसका शरीर चिकना बेलनाकार तथा सिर काले रंग का होता है। इसका हम बात करें, इसका शरीर चिकना होता है, बेलनाकार होता है तथा सिर का काले रंग का होता है। सिर कैसा होता है? काले रंग का होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके जीवन काल में 4 अवस्थाएं होती हैं। एक अंडा होता है, एक सूंडी होता है, एक कर्मीन कोष होता है तथा प्रौढ़ होता है। इसकी प्रौढ़ मादा पत्तियां तथा पत्तियों के आवरणों पर समूह में पिताम्बी श्वेत रंग के अंडे देता है और मादा अपने जीवन काल में लगभग 400 अंडा देती है। कितने अंडे देती है? 400 अंडे देती है। अंडों का उष्मयान काल 7 से 10 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 7 से 10 दिन का होता है और इस कीट की सूंडी हल्के रंग की होती है। इस कीट की सूंडी जो होती है वो कैसी होती है? हल्के रंग की होती है। जो अंडों से निकलने के बाद में प्रारंभिक लीप शीत को सती पुचाती है। पूर्ण विकसित सूंडी 25 mm लंबी होती है या भूरे गुलाबी रंग की होती है। इसका शरीर चिकना और कैसा होता है? बेलनाकार होता है। शरीर चिकना और कैसा होता है? बेलनाकार होता है। शरीर पर गहरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। लट अवस्था में 20 से 30 दिनों की होती है। लट अवस्था कितने दिनों की होती है? 20 से 30 दिनों की होती है। पूर्ण विकसित सूंडी तने के अंदर की कोष अवस्था में बदलती है। पूर्ण विकसित सूंडी तने के अंदर किसमें बदलती है? कोष अवस्था में बदलती है। कौन सी अवस्था में बदलती है? कोष अवस्था में बदलती है। कौन सी अवस्था में बदलती है? ये कोष अवस्था में बदलती है। कर्मी कोष भूरे रंग का होता है तथा इसकी लंबाई 12 mm के लगभग होती है और कोष अवस्था में ये 12 दिन तक होती है। कितने दिन तक होती है? 12 दिन तक होती है। तो ये आपको बताना है। गेहूं की फसल में इसकी 4 पीढ़ियां होती है। गेहूं की फसल में इसकी कितनी पीढ़ियां होती है? 4 पीढ़ियां होती है। उत्तरी भारत में ये मार्च से नवंबर तक सक्रिय रहता है। ध्यान रखना, उत्तरी भारत में ये मार्च से नवंबर तक मार्च से नवंबर तक मार्च से क्या रहता है? नवंबर तक सक्रिय रहता है तथा जाड़े में सूंडी शीतल निष्क्रियता, शीत निष्क्रियता में चली जाती है। कौन सी में चली जाती है? शीत निष्क्रियता में चली जाती हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। शरीर पर गहरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। लट अवस्था 20 से 30 दिनों की होती है। पूर्ण विकसित सूंडी के तने अंदर की कोष अवस्था में बदलती है। कर्मी कोष भूरे रंग का होता है तथा इसकी लंबाई 12 mm के लगभग होती है। कितने mm के लगभग होती है? 12 mm के लगभग होती है और कोष अवस्था से 12 दिन तक होती है। हम बात करें 12 दिन तक होती है। गेहूं की फसल में इसकी 4 पीढ़ियां होती है। गेहूं की फसल में इसकी 4 पीढ़ियां होती है। उत्तरी भारत में यह मार्च से नवंबर तक सक्रिय रहता है। मार्च से नवंबर तक सक्रिय रहेगा। मार्च से नवंबर तक ये क्या रहेगा? सक्रिय रहता है। और जाड़े में सूंडी शीत निष्क्रियता में चली जाती है। जाड़े में सूंडी क्या चली जाती हैं? शीत निष्क्रियता में चली जाती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तनाछेदक कीट का जीवन चक्र के बारे में हम डिस्कस करें तो ये आपको लाइफ साइकिल दिखाई दे रही है। शानदार तरीके की लाइफ साइकिल दिखाई दे रही है। अंडा दे रहा है और ये जो अंडे हैं ये लार्वा में बदलते हैं और ये जो लार्वा है ये लार्वा है, ये लार्वा हो गया
और ये लार्वा किस में बदलता है, फ्यूपा में बदलता है, और फ्यूपा वापस किस में बदलता है, एडल्ट में। यानी कि तना छेदक कीट का जीवन चक्र सिंपल बात करें तो पत्तियों पर ये अंडे देते हैं भूरे कलर के, देखो पत्तियों पर क्या दे रहे हैं, अंडे दे रहे हैं, बिल्कुल अंडे दे रहे हैं, भूरे कलर के अंडे दे रहे हैं इस तरीके के। ये एडल्ट होता है, ये एडल्ट वयस्क मादा और वयस्क नर आपस में क्या देते हैं, पत्तियों के ऊपर, देखो ये पत्तियों के ऊपरी सरफेस पे अंडे दे रहे हैं। अंडे देने के बाद में ये लार्वा में बदलते हैं। ये अंडे किस में बदलते हैं, लार्वा में। ये लार्वा, और लार्वा क्या कहलाती है, लट प्रावस्था कहलाती है। ये क्या कहलाती है, लट प्रावस्था कहलाती है। और सबसे हानिकारक प्रावस्था है, ये क्या है, सबसे हानिकारक प्रावस्था है। ये क्या है, सबसे हानिकारक प्रावस्था है। और उसके बाद में ये किस में बदल जाता है, फ्यूपा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, फ्यूपा में, और फ्यूपा वापस किस में बदल जाता है, एडल्ट में। तो इस तरीके से इसमें पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, पूर्ण कायांतरण। पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। तो ये अपनी लाइफ साइकिल कैसे कर रही है, वयस्क मादा वयस्क नर आपस में मिलकर अंडे देती है। और अंडे कहां पर सर, अंडे कहां पर देंगे, ये अंडे देंगे अपन बात करें व्हीट स्टेम बोरर जिसको पिंक बोलवर्म बोलते हैं, ये लीफ के अपर सरफेस पर, लीफ पर कौन से वाले भाग पर, पत्ती वाले भाग पर अंडे देते हैं। और कुछ समय बाद, यानी कि कितने दिनों के बाद में हम बात करें तो कितने दिनों के बाद में शरीर में गहरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। लट अवस्था 20 से 30 दिनों की होती है। पूर्ण विकसित सुंडी तने के अंदर कोष अवस्था में बदल जाती है। भूरे रंग का होता है, 12 mm लंबा होता है। गेहूं की फसल में हल्की 4 पीढ़ियां होती है, ध्यान रखना। उत्तरी भारत में ये मार्च से नवंबर तक सक्रिय रहता है। अपन बात करें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, इसमें ये मार्च से नवंबर तक सक्रिय रहता है, यानी कि पूरे साल ही सक्रिय रहता है। और जाड़े से सुंडी शीत निष्क्रियता में चली जाती है, सर्दी पड़ने की वजह से। और उसके बाद में मैंने ये बताया था आपको, इस तरीके से इसके जीवन 4 अवस्थाएं होती है। चारों अवस्थाएं मैंने अभी बात को बताई। प्रौढ़ मादा पत्तियों तथा पत्ती के आवरणों में समूह के रूप में पीतांबी श्वेत रंग के अंडे देती है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कैसे देती है, यानी कि जो प्रौढ़ मादा है पत्तियों के आवरणों पर, अभी मैंने आपको बताया लाइफ साइकिल की जो आवरण होते हैं, लीफ वाला भाग होता है, उसमें आवरणों के रूप में पीतांबी श्वेत रंग के ये अंडे देती है। और मादा अपने जीवन काल में लगभग 400 अंडे देती है। पत्तियों पर लगभग हम बात करें पीत श्वेत रंग के अंडे देती है, 400 अंडे देती है। 7 से 10 दिन का होता है उसका, उसमें हेचिंग पीरियड जो होता है कितने दिन का होता है, 7 से 10 दिन का होता है। इस कीट की सूंडी हल्के रंग की होती है। और जो अंडों से निकलने के बाद में प्रारंभ में लीप शीत को सती पुचाती है। किसको पुचाती है, लीप शीत को सती पुचाती है। पूर्ण विकसित चुंडी 25 mm लंबी मोतिया भूरे गुलाबी रंग की होती है, जिसका शरीर बेलनाकार, सिर काले रंग का होता है। अब देखो यहां पे देखो, यानी कि ये पत्ती के देखो कैसे दे रही है, समूह के रूप में अंडे दे रही है, अलग अलग थोड़ी है, बिल्कुल समूह के रूप में है। उसके 7 से 10 दिन के बाद में लार्वा में बदल जाएगा। और लार्वा, इसकी लार्वा जो होती है वो 25 mm लंबी होती है। कितनी होती है, 25 mm लंबी होती है। और गुलाबी कलर की, बेलनाकार इसका शरीर होता है, गुलाबी कलर का होता है। और इस तरीके से होता है। जो लार्वा सबसे ज्यादा क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। और पूर्ण विकसित जो होती है लार्वा इस तरीके की आपको दिखाई देती है। पूर्ण विकसित लार्वा जो है इस तरीके की आपको दिखाई देती है। इसके बाद में ये एडल्ट में बदल जाता है। और एडल्ट फिर वयस्क मादा और वयस्क नर आपस में मिलकर किसमें, समूह के रूप में अंडे देती है। तो ये मार्च से लेकर नवंबर दिसंबर तक ये सक्रिय रहता है पिंक बोलवर्म, जिसको हम बात करें गन्ने पर भी नुकसान पहुंचाती है, धान पे भी नुकसान पहुंचाती है, ज्वार पर भी नुकसान पहुंचाती है, मक्का, बाजरा। हाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए। ज्यादातर हम बात करें रवि क्रॉप के ऊपर हम बात करें, जैसे मक्का क्या है रवि सीजन में, जवार हम क्या खरीफ में लगाते हैं। और मक्का लगा दी हमने, और उसके बाद में मक्का के बाद में हमने क्या लगा दिया, गेहूं लगा दिया। तो इन पे ये सबसे ज्यादा क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। तो लाइफ साइकिल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं इसके प्रबंध के बारे में। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, प्रबंध के बारे में। एक तो सस्य प्रबंध होता है और एक कौन सा होता है, जैविक प्रबंध होता है। सस्य प्रबंध और जैविक प्रबंध के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फसल चक्कर अपनाना चाहिए, यानी कि हमें कहने का मतलब इसके नियंत्रण करने के लिए, सर फसल चक्कर क्या होता है,
क्रॉप रोटेशन कहलाता है। क्रॉप को अदला बदली करके, यानी कि कहने का मतलब जैसे आपने एक खेत है, इस खेत में आपने क्या लगा दी, रवि सीजन के अंदर गेहूं की फसल लगा दी, तो अगले सीजन के अंदर जो रवि सीजन के अंदर उसमें दूसरी फसल लगाओ, अदला बदली करके फसलों को लगाओ। सीजन के अंदर एक में बाजरा लगाती हो तो बाजरा के आने के बाद में खरीफ में अगली में मूंगफली लगाओ, खरीफ सीजन में गेहूं लगाने के बाद में अगली दूसरी चना लगाओ रबी सीजन के, यानी कि एक फसल हर 6 महीने में अलग अलग करके अदला बदली करके लगाओ, जिससे नियंत्रण, जैसे मक्का या जवार के बाद में गेहूं नहीं बोना चाहिए। आप मक्का लगा दी तो मक्का के बाद में उसमें तुरंत आपको गेहूं नहीं बोना चाहिए, फसल को अदला बदली करके बोना चाहिए। आपको जो मैंने अभी इसके सिम्टम्स बताए थे, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, डेट हार्ट सिम्टम्स, मर्त गोप। अभी मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको बताया था और शानदार तरीके से बताया था। वाले पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। वाले पौधों को क्या करना चाहिए, उखाड़ कर क्या कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। यानी कि मर्त गोप, डेट हार्ट वाले जो पौधे होते हैं उनको उखाड़ कर क्या कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। उनको उखाड़ कर क्या कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। तो यह चीज भी आपको पता होनी चाहिए। जैविक प्रबंध के बारे में बात करें, कीट की सूंडियों के नियंत्रण हेतु प्राकृतिक शत्रुओं जैसे बैक्रोन क्लोनेसिस, बैक्रोन जेलिकी इत्यादि को नियंत्रण हेतु उपयोग लेना चाहिए। इत्यादि को नियंत्रण हेतु क्या करना चाहिए, उपयोग लेना चाहिए। यानी कि जैविक प्रबंध के रूप में देखें तो कीट की सूंडियों के नियंत्रण हेतु प्राकृतिक शत्रु जैसे बैक्रोन क्लोनिस, बैक्रोन जेलिकी इत्यादि को नियंत्रण हेतु उपयोग में लेना चाहिए। इत्यादि को नियंत्रण हेतु क्या करना चाहिए, उपयोग में लेना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कीट की सूंडियों के नियंत्रण हेतु प्राकृतिक शत्रु जैसे बैक्रोन क्लोनिस, बैक्रोन जेलिकी इत्यादि को नियंत्रण हेतु उपयोग लेना चाहिए। तो ये एक प्रकार से क्या है, जैविक प्रबंध है। कौन सा प्रबंध है, जैविक प्रबंध है। तो कीट की सूंडियों के नियंत्रण हेतु प्राकृतिक शत्रु हैं जैसे बैक्रोन क्लोनिस, बैक्रोन जेलिकी इत्यादि को नियंत्रण हेतु क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। आगे हम बात करते हैं रासायनिक प्रबंध। रासायनिक प्रबंध के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फसल पर कीट का प्रकोप होने पर, फसल पर कीट का प्रकोप होने पर क्लोरोपाइरोपोस, कौन सा पोस, क्लोरोपाइरोपोस 20 इसी या क्यूनोलोफोस 25 इसी दवाओं में से किसी एक का 0.5% पानी के साथ घोल मिलाकर, कितना मिलाकर, 0.5% पानी का घोल मिलाकर फसल पर छिड़काव करना चाहिए। क्या करना चाहिए, फसल पर क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। तो ये एक प्रकार से क्या है, रासायनिक प्रबंध है। क्या है, रासायनिक प्रबंध है। तो फसल पर कीट का प्रकोप होने पर क्लोरोपाइरोपोस 20 इसी या क्यूनोलोफोस 25 इसी दवाओं में से किसी एक का 0.5% का पानी के साथ घोल मिलाकर फसल पर छिड़काव करना चाहिए। किस पर छिड़काव करना चाहिए, फसल पर छिड़काव करना चाहिए। तो ये इस तरीके से इसका रासायनिक प्रबंध और रासायनिक मैनेजमेंट किया जाता है। आगे हम बात करने वाले हैं मेथी या सरसों का मोयला। मेथी या सरसों का मोयला हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट कीट है। इसके बारे में भी हम क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि स्टेम बोरर के बारे में पढ़ लिया। आज हमारी इस क्लास में 2 इंसेक्ट पढ़ेंगे। कितने इंसेक्ट पढ़ेंगे, 2। और अब हम पढ़ने वाले हैं मेथी या सरसों का मोयला, जिसको हम बोलते हैं एफिड। सरसों में एफिड लगता है कि नहीं लगता, पीले कलर का जो होता है। हम जो मच्छर देखते हैं, मच्छर जो आपको डायग्राम में दिखाई देता है, दिखाई दे रहा है, एक प्रकार से वो मच्छर होते हैं ना, वो ही होते हैं। यानी कि लाइपोफिस इरिसाइमी, इसका क्या है साइंटिफिक नाम। अब देखो, मेथी और सरसों में मोयला लगता है, आपको पता है, मेथी, फेनुग्रीक और मस्टर्ड। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, लाइपेफिस, ध्यान रखना, लाइपेफिस इरिसाइमी इसका क्या है, साइंटिफिक नाम है। और इसका जो गण है, हेमीपटेरा है। कौन सा गण है, हेमीपटेरा है। और इसका कुल कौन सा है, कुल है एपीटीडीडी। कौन सा कुल है, एफीडीडी, याद रखना, एफीडीडी इसका क्या है, फैमिली है। तो थोड़ा सा क्या डिफिकल्ट है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, यही बार बार एग्जामों में पूछा जाता है।
मोस्टली यही चीजें बार बार एग्जामों में पूछी जाती है। वैज्ञानिक नाम क्या है? लाइपेफिस इरिसाइमी। और गण कौन सा है? हेमीपटेरा। कुल कौन सा है? एफिटिडिडी। कुल कौन सा है? एफिटिडिडी कुल है। ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान में पाया जाता है। यह मुख्यतः कहां पाया जाता है? मुख्यतः हम बात करें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान में पाया जाता है। तो हम बात करें मेथी और सरसों के मोएला के बारे में, तो वैज्ञानिक नाम क्या है? लाइपोफिस इरिसाइमी। और गण कौन सा? हेमीपटेरा। कुल क्या है? एफिटिडी। कुल क्या है? एफिटिडी। और यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, कर्नाटक तथा राजस्थान में पाया जाता है। यह मुख्यतः किसमें पाया जाता है? यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, कर्नाटक तथा राजस्थान में पाया जाता है। और यह क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बात करने वाले हैं लक्षण के बारे में। इसके लक्षण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि लक्षण भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। देखो इस तरीके का दिखाई देता है। ये फ्रोड जो वयस्क होता है, अरे वो मच्छर नहीं आते हैं कि हम जब गर्मियों का टाइम होता है, रवि सीजन का टाइम होता है, नवंबर अक्टूबर का टाइम होता है, जो एफिड लगा हुआ होता है और वो पीले कलर की ओर अपनी ओर आकर्षित होता है। तो वो याद रखना, प्रोड पंख युक्त तथा पंख युक्त दोनों प्रकार के होते हैं। जो भी वयस्क होते हैं, कईयों में पंख पाए जाते हैं और कईयों में पंख नहीं पाए जाते हैं। इनका शरीर का आकार छोटा और लगभग 1/10 सेंटीमीटर तथा लंबा, कोमल रंग हरा अथवा हल्का स्लेटी होता है। पंख पारदर्शक होते हैं। पंख कैसे होते हैं? पारदर्शक होते हैं, जिनमें से अगली जोड़ी बड़े तथा पिछले छोटे होते हैं। और वक्ष तल के पर 3 जोड़ी टांगे होती है। वक्ष तल पर कितनी जोड़ी टांगे होती है? 3 जोड़ी टांगे होती है। कितनी जोड़ी टांगे होती है? 3 जोड़ी टांगे होती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोड पंख युक्त तथा पंख युक्त दोनों प्रकार के होते हैं। इनके शरीर के आकार में छोटा, लगभग 1/10 सेंटीमीटर, लंबा, कोमल और रंग हरा अथवा हल्का स्लेटी होता है। पंख पारदर्शक होते हैं, जिनमें से अगली जोड़ी बड़े तथा पिछले छोटे होते हैं। और वक्ष तल पर 3 जोड़ी टांगे होती है। वक्ष तल पर हम बात करें, वक्ष तल पर 3 जोड़ी, यानी हम बात करें 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है। कितनी जोड़ी टांगे पाई जाती हैं? 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। तो यह चीज आपको पता होनी चाहिए। इनका उदर 9 खंड का होता है। इनका जो उदर होता है, एब्डोमेन होला, वो कितने खंड का होता है? 9 खंड का होता है। ध्यान रखना, कितने खंड का होता है? 9 खंड का। जिसके प्रत्येक खंड में मोम ग्रंथियां होती है। जिसके प्रत्येक खंड में कौन सी ग्रंथि होती है? मोम ग्रंथि आती है। अंतिम के पिछले सिरे पर गुद्दा एनस होती है, जिसे मल मधु श्रावण के रूप में निकलता है। मल मधु के श्रावण के रूप में यह निकलता है। तो यहां पे ध्यान रखना, इसका उदर 9 खंडों का होता है, जिनके प्रत्येक खंड में मोम ग्रंथियां होती है। अंतिम के पिछले सिरे पर गुद्दा एनस होता है, जिसके मल और मधु के श्रावण के रूप में निकलता है। ये क्या करता है? निकलता है। हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो ये चीजें क्या है? इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और इसके बारे में हम क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। तो ये देखो, आराम से हम बात करें कि 9 खंड का होता है, जिसके प्रत्येक खंड में मोम ग्रंथियां होती है। अंतिम के पिछले सिरे पर गुद्दा एनस होती है, जिसमें मल मधु के श्रावण के रूप में निकलती हैं। तो ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, उधर क्या होता है? 9 खंडों का होता है। इसका उधर एब्डोमन, एक अपन बात करें 11 खंड होते हैं एब्डोमन में, लेकिन इसका एब्डोमन कितने खंडों का होता है? 9 खंडों होता है। प्रत्येक खंडों में मोम ग्रंथियां होती है। प्रत्येक खंडों में क्या होती है? मोम ग्रंथि। अरे मच्छर नहीं देखा क्या आपने? मच्छर टाइप का होता है, इस तरीके का। देखो बिल्कुल छोटा होता है, उसके बाद में ये बड़ा होता है। ए हम बात करें, ए के बारे में बात करें, बी, सी, डी, ई, डी, ई, और इस तरीके का पाया जाता है। ई वाली कंडीशन इस तरीके की पाई जाती है। तो ये एक तरीके से हम बात करें, जिसको मोएला कहते हैं। क्या कहते हैं? मोएला कहते हैं। मोम ग्रंथियां किसमें पाई जाती है? जिसके आप बात करें, उदर जो होता है, उदर ऐसे 9 खंड होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 खंड है। इसमें 9 खंडों में कौन सी ग्रंथियां होती है? मोम ग्रंथियां होती हैं। कौन सी ग्रंथियां होती हैं? मोम ग्रंथियां होती है। मोम ग्रंथियां होती है। कौन सी ग्रंथियां होती है? मोम ग्रंथियां होती हैं। और हम बात करें, ये मोम ग्रंथियां होती है। आगे हम बात करते हैं इसके आगे के बारे में। और आगे क्या है?
सती और महतो। नुकसान कैसे पूछाता है, नुकसान के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि सर ये नुकसान कैसे पूछाएगा। ये नवंबर के अंतिम सप्ताह में, कौन से महीने में, नवंबर के अंतिम सप्ताह में, याद रखना नवंबर के अंतिम सप्ताह में या प्रथम सप्ताह में फसल पर दिखाई देने लग जाता है। ये देखो बहुत सारे ऐसे एफिड पत्तियों के ऊपर पड़े हुए हैं, देखो बहुत सारे एफिड दिखाई दे रहे हैं डायग्राम में, दिखाई दे रहे, तथा में सब संख्या में अधिक हो जाती है, संख्या भी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। इस कीट के शिशु दोनों ही हानि पहुंचाते हैं। हम बात करें इस कीट के शिशु जो होते हैं वो और शिशु और दोनों ही क्या पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। कीट पौधों की जड़ों को छोड़कर शेष सभी भागों को रस को चूसते हैं। कीट जो होता है, कीट पौधे की जड़ों को छोड़कर शेष सभी भागों के रस को चूसते हैं तथा पौधों पर स्थायी समूह में चिपके रहते हैं। पौधों पर किस किस रूप में चिपके होते हैं, स्थायी समूह के रूप में चिपके रहते हैं। पौधों पर कैसे चिपके रहते हैं, स्थायी समूह के रूप में। स्थायी समूह के रूप में चिपके रहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, कीट पौधों की जड़ों को छोड़कर शेष सभी भागों में रस चूसते हैं तथा पौधों पर स्थायी समूह में चिपके रहते हैं। किस समूह में चिपके रहते हैं, स्थायी समूह में चिपके रहते हैं। और ये हम बात करें आगे, इनका सबसे अधिक प्रकोप तने के मुलायम भागों तथा फलियों पर होता है। देखो मुलायम, और इसका सबसे ज्यादा देखो पूरा एफिड से ढका हुआ है पौधा। सरसों है, सरसों का पौधा है, पीले कलर का आपको दिखाई दे रहा है, पूरा एफिड से। तो ये सबसे ज्यादा किस पर नुकसान पहुंचाता है, ये हमारे को पता होना चाहिए। तो हम बात करें, इसका सबसे अधिक प्रकोप तने के मुलायम भागों तथा फलियों पर होता है। कौन से भागों पर, मुलायम भागों पर। कौन से भागों पर पाया जाता है इसका प्रकोप ज्यादा, मुलायम भागों पर पाया जाता है। मुलायम भागों पर इसका प्रकोप ज्यादा पाया जाता है और तथा फलियों पर भी होता है। किस पर होता है, फलियों पर भी होता है। इनके प्रकोप से पौधों की बढ़वार रुक जाती है। इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सरसों होती है किस कीट के प्रकोप से उनकी बढ़वार रुक जाती है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, वो कौन सा है, एफिड है, मोएला है। कौन सा है, एफिड है। तो याद रखना, इनके प्रकोप से पौधों की बढ़वार रुक जाती है और पौधे पीले पड़कर सूखने लग जाते हैं। पौधे पीले पड़ जाते हैं और पीले पड़कर क्या होने लग जाते हैं, सूखने लग जाते हैं। तथा इनमें कम शाखाएं लगती हैं, तथा पौधे पीले पड़कर सूखने लग जाते हैं तथा इनमें कम शाखाएं लगते हैं। ये कीट अपने शरीर से मधुस्रावण भी निकालते हैं जिसमें काले कवक का आक्रमण भी हो जाता है। काले कवक का क्या हो जाता है, इसमें आक्रमण हो जाता है। तो हम बात करें, इनका शरीर सबसे अधिक प्रकोप तने के मुलायम भागों तथा फलियों पर होता है। इनके प्रकोप से पौधों की बढ़वार रुक जाती है, पौधे पीले पड़कर सूखने लगते हैं तथा इनमें कम शाखाएं लगती है। इनमें जो ब्रांच लगती है, शाखाएं लगती है, कम लगती है। ये कीट अपने शरीर से मधुस्रावण निकालते हैं जिसमें काले कवक का आक्रमण भी हो जाता है। किसका आक्रमण हो जाता है, काले कवक का आक्रमण हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे हम बात करने वाले हैं, इस प्रकार से ग्रसित पौधों पर फलियां भी कम लगती हैं। इस प्रकार से ग्रसित पौधों पर फलियां भी कम लगती हैं। इसके साथ साथ ही तेल की मात्रा में भी क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। तेल की मात्रा में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और जीवन चक्र, हम बात करें इसके लाइफ साइकिल के बारे में, किसके बारे में बात करने वाले हैं, लाइफ साइकिल के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस प्रकार के ग्रसित पौधों पर फलियां भी कम लगती हैं और इसके साथ साथ तेल की मात्रा में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। यानी कि हम बात करें तेल की मात्रा में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इस कीट का जीवन चक्र मैदानी तथा पहाड़ी भागों से अलग अलग प्रकार से चलता है। यानी कि हम बात करें जीवन चक्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में इसका अलग जीवन चक्र होता है, मैदानी क्षेत्रों में इसका जीवन चक्र अलग होता है। तो अलग अलग प्रकार का जीवन चक्र होता है। और ये शानदार तरीके का डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा है जिसमें एफिड का प्रकोप हो रहा है। किसका प्रकोप हो रहा है, एफिड का प्रकोप हो रहा है। तो जीवन चक्र में हम दो चीज ध्यान रखना, पहाड़ी क्षेत्रों में इसका अलग जीवन चक्र होता है, मैदानी क्षेत्रों में इसका अलग जीवन चक्र होता है। देखो मैदानी क्षेत्रों में हम बात करेंगे किसके बारे में, मैदानी क्षेत्रों के बारे में। मैदानी क्षेत्रों में मादा कीट अंडे नहीं देती। याद रखना, मैदानी क्षेत्रों में मादा कीट अंडे नहीं देती बल्कि सीधे ही शिशुओं को जन्म देती है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
एफिड के अंदर यही बात तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अंडे वाली प्रावस्था नहीं होगी, इसमें इनकम्प्लीटेड मेटामॉर्फोसिस होगी, डायरेक्ट अंडा नहीं देते, डायरेक्ट शिशु पैदा होता है। तो याद रखना, मादा कीट अंडे नहीं देती बल्कि सीधे ही शिशुओं को जन्म देती है। अतः दो ही अवस्थाएं शिशु तथा प्रौढ़ मिलती हैं, इसमें दो ही अवस्थाएं मिलती है, शिशु और प्रौढ़। इसमें इनकम्प्लीट भी नहीं है और भी इनकम्प्लीट हो गई मेटामॉर्फोसिस, यानी कि इसमें जो होगी मादा होगी वो मादा डायरेक्ट किसको जन्म देती है, शिशु को जन्म देती है, और तो इसमें दो ही प्रावस्था चलती है, ये शिशु वापस वयस्क में बदल जाता है। जब पहाड़ी क्षेत्रों में 3 अवस्थाएं होती है, और अब देखो डिफरेंट क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में 3 अवस्थाएं होती है, अंडा, शिशु और प्रौढ़। देखो कैसे हम बात करते हैं, डायग्राम दे रखा होगा इसका अच्छे से, ये देखो डायग्राम दे रखा है, शानदार तरीके से आपको डायग्राम दे रखा है, और एक पहाड़ी क्षेत्र में दे रखा है और एक मैदानी क्षेत्रों में दे रखा है। तो हम इसको शानदार तरीके से इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, और ये मैदानी क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र। तो पहाड़ी क्षेत्र में तो अलग लाइफ साइकिल होता है इस एफिड की। पहाड़ी क्षेत्रों में हम बात करें तो इसमें जो मादा होती है, कौन सी होती है, मादा, मादा डायरेक्ट अंडे नहीं देकर किसको देती है, शिशु जन्म देती है, शिशु का जन्म होता है। किसका जन्म होता है, शिशु का जन्म होता है। तो यह किसमें होता है, मैदानी क्षेत्रों में मादा कीट अंडे नहीं देती है बल्कि सीधी शिशुओं को जन्म देती है, यानी कि सॉरी, यह कहने का मतलब यह पहाड़ी क्षेत्र है। तो मैदानी क्षेत्रों के लिए हम बात कर रहे हैं, किसके लिए बात करें, मैदानी क्षेत्रों के लिए। तो मादा डायरेक्ट शिशु को पैदा करती है, यह किसमें होता है, मैदानी क्षेत्रों में। दो ही प्रावस्था देती है, यह दो ही प्रावस्था है, दो ही अवस्था है, यानी कि कहने का मतलब लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में अलग लाइफ साइकिल है और मैदानी क्षेत्रों में अलग ही लाइफ साइकिल है। मादा शिशु दो ही अवस्था होती है, वो किसमें होती है, मैदानी क्षेत्रों में। मैदानी क्षेत्र में तो हम आते हैं जहां समतल हो, मैदानी क्षेत्र जो होते हैं वहां समतल हो। पहाड़ी क्षेत्रों में इसमें 3 अवस्थाएं होती है, एक तो मादा अंडे देगी, मादा पहले क्या देगी, अंडे देगी, और अंडा लार्वा इस तरह में बदलेगा, अर्थात शिशु प्रावस्था में बदलेगा। किसमें बदलेगा, शिशु प्रावस्था में बदलेगा। तो इस तरीके से ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से देती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में 3 प्रावस्थाएं होती है और मैदानी क्षेत्रों में 2 ही प्रावस्था होती है। माहू, जिसको हम एफिड बोलते हैं, माहू कीट के बारे में हम डिस्कस करें, जिसको एफिड बोलते हैं, एफिड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कीट शरीर शुरू में नवंबर दिसंबर के महीने में सरसों के पौधों पर दिखाई देता है, यानी कि एफिड जो होता है, स्टार्टिंग के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग में नवंबर दिसंबर के महीने में सरसों के पौधों पर दिखाई देता है। कौन से महीने में, नवंबर दिसंबर के महीने में। नवंबर और दिसंबर के महीने में, नवंबर और दिसंबर के महीने पर सरसों के पौधों पर दिखाई पड़ते हैं, और इनमें से मादा कीटों की संख्या अधिक होती है। और इनमें भी सबसे ज्यादा हम बात करें तो मादा कीटों की संख्या ज्यादा होती है। किस कीटों की संख्या ज्यादा होती है, मादा कीटों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। और हम बात करें और इनकी संख्या ज्यादा होती है, लाइफ स्पेन भी सबसे ज्यादा, मादाएं सीधे शिशुओं को जन्म देती है, तो लाइफ जो कंडीशन होती है, लाइफ स्पेन की कंडीशन होती है, वो मादाओं की ज्यादा होती है। एक बार मैथुन करने के बाद नर तो मर जाता है, लेकिन मादाएं जीवित रहती है और डायरेक्ट शिशु को पैदा करती है। किसको पैदा करती है, शिशु को पैदा करती हैं। तो मादाएं सीधे शिशुओं को क्या करती हैं, जन्म देती हैं। तो इस तरीके से ये सरसों के पौधों पर दिखाई देते हैं। तो याद रखना, पूछा जाता है कि ये अंडा, शिशु और प्रौढ़ अवस्थाएं कहां पर होगी, ये होगी, आपको पता होना चाहिए, पहाड़ी क्षेत्रों में। मैदानी क्षेत्रों में मादा डायरेक्ट शिशु को क्या करती है, जन्म देती हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं, अगली स्लाइड के अंदर देखते हैं। इस क्रिया को अंड जरायुक्ता कहते हैं। यदि डायरेक्ट मादा डायरेक्ट क्या दे रही है, मादा डायरेक्ट क्या कर रही है, अंडज राजू, जो अर्थात जो अंडा बच्चों को दोनों देता है, अंडा तथा बच्चे दोनों देते हैं। देखो, मादा डायरेक्ट शिशु को जन्म देती है, डायरेक्ट शिशु जन्म आता है,
शिशु जन्मता है, मादा से डायरेक्ट शिशु जन्मता है, तो उसे अंडजरायुजता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अंडजरायुजता कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, यदि मादा अंडे ना देकर डायरेक्ट शिशु पैदा करती है, ऐसे जीवों को अंडज जरायुजता कहते हैं। आपने जूलॉजी में पढ़ा होगा, अंड जरायुजता, जो मादा डायरेक्ट शिशु को जन्म देती हैं। जैसे मनुष्य भी अंड जरायुजता में आते हैं, जो डायरेक्ट शिशु पैदा होता है, तथा कीटों में अंड जरायुजता अर्थात जो अंडा तथा बच्चे दोनों देते हैं, वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अंडज जरायुज कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? अंडज जरायुज कहलाते हैं। यानी कि ऐसे कीट जो शिशु को भी उत्पन्न, डायरेक्ट शिशु भी उत्पन्न होता है और उसमें अंडे भी उत्पन्न होते हैं, उन्हें अंड जरायुज कहते हैं। और अंड जरायुजता का मतलब है डायरेक्ट शिशु पैदा हो रहा है। मादा कीट दो प्रकार से शिशुओं को जन्म देती है। मादा कीट कितने प्रकार से शिशुओं को जन्म देती है? एक देती है नर से संभोग करने के पश्चात, एक तो देती है नर से संभोग करने के पश्चात अंडे देती है, जन्म शिशुओं को जन्म देती है। और नर के बगैर संभोग किए हुए इस क्रिया को अनिषेक जनन की क्रिया कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब, इसमें एफिड के अंदर दो चीज इंपॉर्टेंट है। यानी कि नर के संभोग करने के पश्चात मादा क्या करती है? अंडे देती है, शिशु का जन्म होता है, तो वो तो नर के संपर्क में आ गया। लेकिन बिना नर के संपर्क में भी ये एफिड या मोइला क्या कर देता है? ये कीट क्या कर देता है? अंडे देने लग जाता है, या शिशु को जन्म दे देता है। इसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस क्रिया। यानी कि बिना निषेचन के ही, आपने देखा होगा हॉर्टिकल्चर में फल बनता है, उसे पार्थेनोजेनेसिस करते हैं। और अनिषेक जनन क्या होता है? बिना निषेचन के ही कोई नया शिशु पैदा हो जाता है, उसे अनिषेक जनन कहते हैं। तो मादा कीट दो प्रकार से जनन करती है। मादा कीट क्या करती है? दो प्रकार से जनन करती है। इस प्रकार से थोड़े से समय में इनकी संख्या काफी बढ़ जाती है और शिशु 3 से 7 दिन के अंदर ही प्रौढ़ कीटों में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? वयस्क के अंदर बदल जाते हैं, पुनः बच्चे देना शुरू कर देते हैं। किंतु फरवरी माह से हम बात करें, फरवरी माह में बात करें, फरवरी में पंख युक्त होते हैं, जिससे ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जा सके। यानी कि पंख युक्त हो जाते हैं, जिससे ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर आराम से जा सकते हैं। और मैदानी क्षेत्रों में मैदानों में इनकी कई पीढ़ियां मिलती हैं। और इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल देखो, ये आपको मच्छरी तो दिखाई दे रहा है, आपको मच्छर दिखाई दे रहा है, स्टेल L3, स्टेल L2, L1 में आपको इस तरीके से दिखाई देगा। इस तरीके से ये निकल जाता है बाहर की तरफ। और ये क्या हो गया? इस तरीके से आपको इसकी क्या है? डेवलपमेंट क्या है? 15 से 20 सेंटीमीटर के अंदर ये डेवलप होता है। और ये इसकी क्या होती है? लाइफ साइकिल होती है। और आपको पता है नर के संभोग के बाद में भी ये अंडे दे सकता है, शिशु को जन्म दे सकता है, बिना नर के भी ये अंडे दे सकता है। तो इस तरीके से मैदानी क्षेत्रों में अलग इसकी लाइफ साइकिल होती है और पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी अलग लाइफ साइकिल होती है। मैदानी क्षेत्रों में इसकी अलग लाइफ साइकिल होगी, पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी अलग लाइफ साइकिल होगी। तो ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आप आराम से इसमें समझ सकते हो। आगे हम बात करते हैं प्रबंध के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। सस्य प्रबंध के बारे में देखें हम। सस्य प्रबंध के बारे में, सरसों की बुआई जल्दी कर देनी चाहिए। सरसों की बुआई क्या कर देनी चाहिए? जल्दी कर देनी चाहिए, ताकि जिस समय नवंबर और दिसंबर में कीटों का आक्रमण हो तो पौधे काफी बड़े होकर आक्रमण को सहन कर सके। यानी कि आपको जल्दी अर्ली सोइंग कर देनी चाहिए। क्या कर देनी चाहिए? अर्ली सोइंग कर देनी चाहिए, जल्दी बुआई कर देनी चाहिए, ताकि जिस समय नवंबर दिसंबर में कीटों का आक्रमण हो तो पौधे काफी बड़े हो जाए, जिससे आक्रमण को क्या कर सके? सहन कर सके। आक्रमण को क्या कर सके? ये सहन कर सके। प्रतिरोधी किस्में जैसे NGH फर्स्ट टाइप 101 बोनी चाहिए। इसके प्रतिरोधी किस्में जो हैं, जैसे AGH फर्स्ट और टाइप 101 बोनी चाहिए, रेसिस्टेंट वैरायटी बोनी चाहिए। जैविक प्रबंध के बारे में बात करें तो माहू एफिड कीट के प्राकृतिक शत्रुओं जैसे लेडी बर्ड बीटल, बहुत बार पूछा गया है। एफिड के नियंत्रण के लिए कोक्सीनिया लेडी बर्ड बीटल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्या करती है? उनका भक्षण करती है, कीटों का क्या करती है? भक्षण करती है।
तो याद रखना, जैविक प्रबंध के रूप में हम बात करें, माहू कीट के रूप में बात करें, तो प्राकृतिक शत्रुओं में लेडी बर्ड बीटल, जिसे एफिड, और उसके बाद में एफिड लायन इत्यादि को नियंत्रण हेतु उपयोग में लेना चाहिए। किस किस को उपयोग में लेना चाहिए? यही जैविक नियंत्रण में एग्जाम में बार बार एग्जाम में यही चीज पूछी जाती है, और यही चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता देता हूं, मैं आपको बता, माहू कीट प्राकृतिक शत्रुओं में लेडी बर्ड बीटल और एफिड लायन यानी कि क्राइसोफेरेला करेनिया इत्यादि को कीट नियंत्रण हेतु उपयोग में लेना चाहिए। इत्यादि को क्या करना चाहिए? कीट नियंत्रण हेतु उपयोग में लेना चाहिए। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। रासायनिक प्रबंध के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? रासायनिक प्रबंध के बारे में बात करें तो रासायनिक प्रबंध में इस फसल के कीट का प्रकोप होने पर मेलाथियोन, 5% चूर्ण और क्यूनोलोफोस 5% का धूल दवाओं में से किसी एक का 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर बुरखाव करना चाहिए। फसल पर क्या करना चाहिए? बुरखाव करना चाहिए। जहां पानी की सुविधा हो वहां कीट का प्रकोप होने पर डाइमिथियोड 30 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से या थायोमिथोक्सोम 25 WG 100 ग्राम प्रति एसीफेट 75 SP 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उचित पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव करना चाहिए। क्या करना चाहिए? फसल पर क्या करना चाहिए? छिड़काव करना चाहिए। तो ध्यान रखना, रासायनिक प्रबंध के रूप में हमने क्या देखा? फसल पर कीट का प्रकोप होने पर मेलाथियोन 5%, क्यूनोफोस 5% धूल की दवाओं में किसी एक का 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से इस पर बुरखाव करना चाहिए। जहां पानी की असुविधा हो वहां कीट प्रकोप होने पर डाइमिथियोएड 30 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से थायोमिथोक्सोम 25 WG 100 ग्राम एसीफेट 75 SP 750 गर्मी प्रति हेक्टेयर की दर से उचित पानी मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। तो उसके बाद में कल पढ़ेंगे, कल वाली क्लास में पढ़ेंगे टर्माइड्स के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? दीमक के बारे में देखेंगे। यानी एक बार हम जो आज की क्लास में पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, शानदार तरीके से रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, स्टार्टिंग की क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था? गेहूं तना छेदक के बारे में। गेहूं तना छेदक का वैज्ञानिक नाम हमने क्या बताया? सेसमीनिया इन्फ्रेंसिस। इंपॉर्टेंट है। गण क्या है इसका? लेपिडोप्टेरा। कुल क्या है इसकी? नोक्टिड्यूडी। इसे गुलाबी सुंडी के नाम से भी जाना जाता है, जो इस तरीके का दिखाई देता है। आगे हमने पढ़ाई किया, एक बार रिवाइज कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं। भारतवर्ष में मुख्यतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु में यह पाया जाता है। लक्षण मैंने बता दिया। प्रौढ़ कीट सफेद भूरे रंग का होता है, 10 से 12 mm लंबा होता है और अगले पंखों के किनारे काली लाइनें होती है, ये मैंने आपको बता दिया। पोषक पौधे कौन से होते हैं? पोषक पौधों के बारे में डिस्कस करें। इस कीट का प्रकोप धान, मक्का, गेहूं, जौ, जवार, गन्ना, रागी आदि पर अधिक होता है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में महत्व क्या है? इस कीट की सूंडी हानिकारक अवस्था होती है जो कि पौधों के तनों में घुसकर क्षति पहुंचाती है, पौधों के तनों में घुसकर। और सबसे ज्यादा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाता है सूखा मर्त गोब, सूखा मत यानी कि डेड हार्स में परिवर्तित हो जाता है और इस तरीके का आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और यही क्या है? इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है जो बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। तथा ऐसे पौधों की बालियां सूखी और खोखली रह जाती है और यह कीट अप्रैल से जुलाई, ये कीट कहां से? अप्रैल से जुलाई तथा गन्ने और जुलाई से अक्टूबर तक धान पर सक्रिय रहता है। उत्तरी भारत में शुष्क मौसम में गेहूं, मक्का और ज्वार पर आक्रमण करता है। किस पर? गेहूं, मक्का और ज्वार पर क्या करता है? आक्रमण करता है। और जीवन चक्र के बारे में हम बात करें, इसके जीवन काल में 4 अवस्थाएं होती हैं। अंडा, सुंडी, कर्मिकोष, प्यूपा के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। और उसके बाद में अंडों का उसमें क्या 7 से 10 दिन का होता है। हल्के सुंडी हल्के रंग की होती है और अंडों से निकलने के बाद में प्रारंभ लीप शीत को क्षति पहुंचाती है। पूर्ण विकसित सुंडी 25 mm लंबी और मोतिया भूरी गुलाबी रंग की होती है। इनके शरीर चिकना बेलनाकार, सिर काले रंग का होता है। सिर कैसा होता है? काले रंग का होता है। आगे हम बात की थी हमने इसके पूर्ण विकसित लट के बारे में।
कर्मी कोष भूरे रंग का होता है तथा इसकी लंबाई 12 mm लगभग होती है। कोष अवस्था 7 से 12 दिन की होती है। कोष अवस्था कितनी होती है? 7 से 12 दिन की होती है। उत्तरी भारत में मार्च से नवंबर तक सक्रिय रहती है। उत्तरी भारत के बारे में बात करें, मार्च से नवंबर तक सक्रिय रहती है तथा जाड़े में सूंडी शीत निष्क्रियता चली जाती है। किस में चली जाती है? शीत निष्क्रियता में चली जाती है। आगे हम बात करें इसकी लाइफ साइकिल के बारे में, तो लाइफ साइकिल मैंने क्या बताया, इसमें अंडा होता है, फिर लार्वा में बदलता है, लार्वा प्यूपा में बदलता है, प्यूपा किस में बदलता है? एडल्ट में बदलता है। किस में बदलता है? एडल्ट में बदलता है। तो पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या बताया कि एडल्ट अंडे के रूप में, लार्वे के रूप में और प्यूपा के रूप में बदल जाता है। किसके रूप में बदल जाता है? प्यूपा के रूप में बदल जाता है। आगे हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? सस्य प्रबंध, वही मैंने फसल चक्र अपनाना चाहिए। मर्त गोप के वाले पौधों को उखाड़ कर क्या कर देना चाहिए? नष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद में जैविक प्रबंध में कीट की सूंडियों के नियंत्रण हेतु प्राकृतिक शत्रु जैसे बैक्रोन किलोलिसिस, ये इंपॉर्टेंट है, बैक्रोन किलोनिसिस याद रखना, और बैक्रोन जेलिकी इत्यादि को नियंत्रण हेतु उपयोग में लिया जाता है। जैविक नियंत्रण इंपॉर्टेंट है और सूंडियों को नियंत्रण हेतु प्राकृतिक शत्रु कौन सा है? नेचुरल शत्रु कौन से इनके, इन सूंडियों को खाने के? एक तो बैक्रोन किलोनिसिस है और एक बैक्रोन जेलिकी है। क्या है? बैक्रोन जेलिकी है, जो वीट स्टेम बोरर के जो अपन बात करें जो सूंडी होती है उनको क्या करती है? नष्ट करती है। आगे हमने बात किया रासायनिक प्रबंध के बारे में, जो हमने बताया। फिर हमने बात की किसके बारे में? मस्टर्ड एफिड के बारे में डिस्कस किया। और मस्टर्ड एफिड लाइफेफिस इरिसाइमी, और गण क्या है? हेमीपटेरा। गण इंपॉर्टेंट है, गण ही बार बार पूछा जाता है। हेमीपटेरा है। कुल क्या है? एफिटिडी। कुल क्या है? एफिटिडी है। मुख्यतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान में पाया जाता है। मुख्यतः कहां पाया जाता है ये? मुख्यतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और बिहार में पाया जाता है। फिर हमने बात की इसके लक्षण के बारे में, और लक्षण के बारे में इस तरीके का डायग्राम मैंने आपको बताया कि इस तरीके के इसमें लक्षण दिखाई देते हैं। आगे हमने बात की इसके उदर 9 खंडों का होता है, जिसके प्रत्येक खंड में मोम ग्रंथियां होती है। प्रत्येक खंड में क्या होती है? मोम ग्रंथियां पाई जाती है। यानी कि हम बात करें प्रत्येक खंड के बारे में बात करें तो मोम ग्रंथियां पाई जाती है। अंतिम के पिछले सिरे पर गुद्दा होती है। अंतिम का जो पिछला सिरा होता है, अंतिम सिरा होता है, यहां पर इसमें क्या होती है? एनएस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एनएस पाया जाता है। तो ये इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और आगे हमने क्या डिस्कस किया था? इसके किस तरीके से नुकसान पूछा है। नवंबर के अंतिम सप्ताह के प्रथम सप्ताह में फसल पर दिखाई देने लग जाता है। संख्या अधिक हो जाती है तो इस कीट के शिशु तथा दोनों ही क्या पूछाते हैं? हानि। यानी कि इस कीट के शिशु तथा वयस्क दोनों ही क्या पूछाते हैं? हानि पूछाते हैं। स्थायी रूप से में ये चिपके रहते हैं, पौधों पर स्थायी रूप से ये क्या होते हैं? चिपके रहते हैं। और ये कीट जड़ों को छोड़कर से सभी भागों के रस को चूसते हैं। जड़ों पर ये आक्रमण नहीं करते हैं और पौधों के किसी भी भाग के रस को ये क्या करते हैं? चूसते हैं। रस को सकिंग टाइप के इसमें माउथ पार्ट्स होते हैं, चूसने वाले माउथ पार्ट्स रस को चूसते हैं। इस प्रकार से इसमें मैंने आपको बताया इस तरीके से समूह के रूप में ये बैठ जाता है और ये नुकसान पहुंचाता है। और ये मैंने आपको बताया इस प्रकार ग्रसित पौधे की फलियां कम लगने लग जाती है, फलियां भी क्या है? कम लगने लग जाती है। और जीवन चक्र के बारे में मैंने बात की, जीवन चक्र भी आपको मैंने अच्छे से बता दिया। पहाड़ी क्षेत्रों में अलग बताया, मैदानी क्षेत्रों में मैंने आपको इसका जीवन चक्र अलग बता दिया है। आगे हमने बात की अंड जरायुता, क्योंकि ये शिशु उत्पन्न करती है डायरेक्ट, तो अंड जरायुता तो आनी थी, अंड जरायुता। उसके बाद में हमने पार्थेनोजेनेसिस के बारे में बात की और ये इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बात की। ये किसके बारे में बात की? इसके लाइफ साइकिल के बारे में बात की। आगे हमने क्या बात की? प्रबंध के बारे में, जैविक प्रबंध देख लिया, रासायनिक प्रबंध देख लिया और लास्ट में हमने किसके बारे में बात कर ली? रासायनिक प्रबंध के बारे में बात कर ली। तो इस तरीके से कंप्लीट हमने ये बातें कर रही हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आज की क्लास में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक तो वीट स्टेम बोरर के बारे में बात की। किसके बारे में बात की? वीट स्टेम बोरर के बारे में बात की। और एक फेन्यूग्रीक यानी कि सरसों का मोइला और मेथी का मोइला जो लगता है उसके बारे में, इंसेक्ट के बारे में डिस्कस की। कल वाली क्लास के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? कल वाली क्लास के अंदर टर्माइड के बारे में डिस्कस करेंगे। ओडेंडोटर्मिस ओबेसियस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसे व्हाइट एंट के नाम से विश्व भर में यह पाया जाता है और व्हाइट एंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट एंट के नाम से जाना जाता है। और कल वाली क्लास में हम दीमक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे?
पढ़ेंगे, दीमक के बारे में पढ़ेंगे और कंप्लीट स्टडी करेंगे दीमक के बारे में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप कि आज की क्लास में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।